हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे जो हम आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये कि बॉन्ड क्या होता है, किसको कहते हैं बॉन्ड। तो बॉन्ड का मतलब होता है एक अट्रैक्शन फोर्स जो दो आयनों के बीच में लगते हैं। उस अट्रैक्शन फोर्स जिसका जो नेचर है वो एक स्प्रिंग के समान होता है, जो दूर के आयनों को एक दूसरे के बहुत करीब लाता है। तो इस तरह के अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो बॉन्ड है दो आयनों के बीच में बनते हैं, इसीलिए इस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और आयंस किसको कहते हैं ये भी पता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगते हैं उसको हम कहते हैं आयंस। यहाँ पे एक और वर्ड है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट, ये इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होगा, तो किसी भी एलिमेंट पे जितने पॉजिटिव या फिर जितने नेगेटिव चार्जेस लगते हैं उन्हीं की संख्या को हम कहते हैं उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, विद्युत संयोजकता कहते हैं। तो यहाँ पे चाहे हम आयनिक बॉन्ड कहें चाहे विद्युत संयोजी बॉन्ड कहें, ये एक ही है। और ये आयनिक बॉन्ड जो होते हैं बनता कैसे हैं, तो उसके बारे में आगे हम देखते हैं कि कैसे बनता है। तो इसके जो रीज़न है, सबसे पहला है स्टेबिलिटी। हमें पता है कि कोई भी एटम हो वो स्टेबल होना चाहता है, और उसी स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन या तो रिलीज़ करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बात आती है वो होती है स्टेबिलिटी, यानी कि स्थायित्व। कोई भी एटम स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए वो आयन में चेंज होता है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए कोई भी एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफ़र करेगा तो एक पे पॉजिटिव आ जाएगा और दूसरे पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में। तो सोडियम जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। ये सोडियम जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ पे क्लियर है कि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। थर्ड सेल इसका क्या है, आउटर सेल है। लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली थर्ड सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती है, तो 18 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती है। ऑक्टेट रूल हमें कहता है, अष्टक नियम, कि किसी भी आउटर सेल में यदि पूरे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड नहीं है तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होगा, वो जो एलिमेंट है, जो एटम है, वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। ठीक है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। यहाँ पे आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, यानी कि कम से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है। इसको स्टेबल होना है तो 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 7 इलेक्ट्रॉन की, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसी चीज़ के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। यदि आउटर सेल में कम से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है तब क्या होगा, मिनिमम अट्रैक्शन कैपेसिटी इन न्यूक्लियस, यानी सोडियम के आउटर सेल में कम से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हैं, इसीलिए सोडियम के न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कैपेसिटी जो है वो कम से कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम का जो न्यूक्लियस है ये अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं खींच पाता है, और जब अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं खींच पाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आसानी से रिलीज हो जाएंगे, आसानी से वो मुक्त हो जाएंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे सोडियम जब आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो सोडियम पे क्या लग जाते हैं, प्लस लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सोडियम पे प्लस। क्यों लगेगा, क्योंकि इसके आउटर सेल में मिनिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, और मिनिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होने के कारण इसके न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, कम से कम हो जाती है। इसीलिए सोडियम अपने आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और कौन सा चार्ज बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी सोडियम पे क्या लग जाएंगे, पॉजिटिव। क्लियर है। अब
हमारे पास क्या है, Cl है, क्लोरीन, जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना होगा, 17 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, यानी इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, तो 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हैं। क्या होना चाहिए, आउटर सेल यानी थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट नहीं है तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना चाहिए इस लॉ के, इस रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हैं। इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए कर सकता है क्योंकि जैसे मैंने लिखा हुआ है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, यदि आउटर सेल में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हैं तब उस एलिमेंट के या उस एटम के न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। मतलब ये कि क्लोरीन के आउटर सेल में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हैं, इसीलिए इसके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी बढ़ी आएगी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस के क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है इसके द्वारा क्या करेगा, चारों तरफ के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है, इसलिए करेगा क्योंकि इसके आउटर सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है। मैक्सिमम मीन्स 8 के करीब है। यहाँ पे 8 कंप्लीट होने में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसलिए हमने ये कहा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में भरा हुआ है, इसीलिए इसकी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और जब बहुत अधिक होगी तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तब निश्चित रूप से किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को भी अपने अंदर वो आसानी से खींच के रख लेगा, और जब रखेगा तब यहाँ पे Cl में क्या लग जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस। क्लियर है, मतलब सोडियम अपने चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाया तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, लेकिन यहाँ पे चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन को जब Cl खींचा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया, जिससे कि इस पर कौन से चार्जेस आ गए, नेगेटिव। हमेशा याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, मुक्त होते हैं, तब उस पर पॉजिटिव चार्ज लगते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तब उस पर नेगेटिव चार्जेस लगते हैं। इसके बारे में मेरे और भी वीडियोज़ हैं, उसको आप लोग देखिएगा, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव क्यों लगता है, नेगेटिव क्यों लगता है, कितने पॉजिटिव लगने चाहिए, कितने नेगेटिव लगने चाहिए और क्यों लगने चाहिए। सारी जो बातें हैं मेरे पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे सोडियम पे पॉजिटिव लग गया, Cl पे नेगेटिव लग गया, दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन होगा, NaCl का निर्माण होगा सोडियम क्लोराइड का, जो कि सॉलिड फॉर्म में रहेगा और क्या बनाएगा, लैटिस बनाएगा, जालक बनाएगा। ठीक है, जब बहुत सारे NaCl मिलते हैं तब उससे जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको हम कहते हैं लैटिस कहते हैं, यानी कि जालक कहते हैं। तो यहाँ पे NaCl बनने में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहते हैं डेल H, यानी कि प्रोबेशन एनर्जी कहते हैं, संभवन ऊष्मा कहते हैं, जिसको कि हम डेल H से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये कि जब NaCl एक दूसरे के करीब आएंगे तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उनके बीच का जो बॉन्ड है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतनी ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे NaCl के बीच जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं, आयनिक जो अट्रैक्शन फोर्स काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए NaCl को तोड़ना कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे कंडीशन या शर्तें, मतलब ये कि आयनिक बॉन्ड बनने की क्या कंडीशन या शर्तें हैं। तो पहला ये कि यदि आयनिक बॉन्ड बनेगा दो आयनों के बीच में तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मेटल होना चाहिए, तभी इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस लगेंगे, जबकि दूसरा स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल होना चाहिए, तब उस पर क्या लगेंगे, नेगेटिव चार्जेस लगेंगे। मैंने एग्जांपल जो दिया NaCl का, सोडियम जो है वो स्ट्रॉन्ग मेटल है, स्ट्रॉन्ग मेटल धातु, जबकि Cl क्या है, स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है। स्ट्रॉन्ग मेटल होने की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और Cl स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल होने की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा। तो पहला कंडीशन ये है कि एक स्ट्रॉन्ग मेटल होना चाहिए, जबकि दूसरा स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल होना चाहिए।
सेकेंड, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 1.7 से अधिक का अंतर होना चाहिए। मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। तो दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम कहते हैं विद्युत ऋणता भी कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यदि 1.7 से अधिक का अंतर होना चाहिए दोनों के बीच में, दोनों आयंस के बीच में, तब वहाँ पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। थर्ड यहाँ पे है, एक एस ब्लॉक तो दूसरा पी ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए। एस ब्लॉक का एलिमेंट यहाँ पे क्या है, जो सोडियम मैंने लिया हुआ है ये क्या है, एस का है, एस ब्लॉक, जबकि Cl क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इस तरह से कंडीशन और शर्तें हैं, इन शर्तों के आधार पर ही आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए आयनिक बॉन्ड की, तो पहला ये कि ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। सोडियम क्लोराइड एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, इसलिए सॉलिड फॉर्म में होगा। सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब ये कि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन जो होते हैं वो एक पार्टिकल्स के रूप में होते हैं, और उस स्ट्रक्चर के जितने भी कोने कोने में जो ये स्थित रहता है, तो वहाँ पे हम एंगल या दोनों के बीच का जो लेंथ होगा वो एकदम फिक्स रहता है। इसीलिए उस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने बना दिए, तो ये इस तरह से सोडियम क्लोराइड जो होते हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंस होते हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एकदम इक्वल फिक्स रहता है, और जो एंगल बनेंगे इनके बीच में वो भी फिक्स रहते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं, और इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगी वो बहुत अधिक होती है। मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलेंगे, तो जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड मेल्ट होता है, गल जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलेंगे, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। यानी किसी भी लिक्विड का जब एटमॉस्फेयर कहते हैं वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तब कोई भी लिक्विड क्या होता है, उबलने लगता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है, इस तरह के कंपाउंड में पाए जाते हैं, क्योंकि आयनों से बना हुआ है, और आयनों के थ्रू क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, जिसमें कोई सॉल्यूट डिजॉल्व होते हैं। जैसे हमने नमक को पानी में डाला तो पानी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, जबकि नमक को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। तो यहाँ पे सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ये जो होते हैं प्लस माइनस से मिलके बनते हैं, आयनिक बॉन्ड में प्लस माइनस होते हैं, इसीलिए किसी न किसी ये ध्रुवीय विलायक में विलय हो जाता है, पोलर सॉल्वेंट में आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं। अगला ये है नॉन डायरेक्शनल, चूँकि आयनों का कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है, कोई एक्सिस होता नहीं है, एक्स वाई जेड कोई एक्सिस प्रेजेंस नहीं होते हैं आयनों के पास, इसीलिए ये जो बॉन्ड होते हैं उसको हम कहते हैं अदैसिक बॉन्ड कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड कहते हैं। इसके बाद हम और बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। तो इस तरह के बहुत सारे जो बॉन्ड होते हैं उस पर मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप लोग देखिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स बना लीजिएगा, इसको मैंने इसलिए पहले से लिखा हुआ है ताकि आसानी से आप लोग इसको नोट कर सकें। जितने मेरे वीडियोस हैं जब भी उसको देखते हैं, वॉच करते हैं, आप लोग उसका नोट्स बनाइए ताकि आप लोग के इन फ्यूचर वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हों। और जब भी वीडियो को आप लोग देखते हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि मेरे सारे वीडियोस से आप अपडेट होते रहें, क्योंकि ये सारे वीडियोस बहुत सिंपल तरीके से हैं, सिंपल वे में हैं, और जो भी डाउट्स हैं उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उन कठिन शब्दों को या कठिन जो हार्ड जो पॉइंट है उस पर मैं वीडियो बना के या इंडिविजुअली आप लोग को उसका वीडियो या नोट्स भेज सकूं। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।